8 साल में ही उन सीटों को बढ़ाकर 1,52,129 सीट की 74,000 सीट बढ़ाने का काम मोदी जी ने एमबीबीएस की जो बढ़ाने का काम किया है, उसके कारण से इनके पेट में दर्द हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारे देश में 16 IIT थी केवल, आज हमारे देश में 23 IIT हो गई है। ITI हमारे देश में केवल 9,000 हुआ करती थी, आज मोदी जी के कारण की सीट बढ़ाकर 3 लाख सीटें बढ़ा दी गई और 13,000 IIT बनाने का काम पिछले 12 वर्ष में हुआ। इन छोटे छोटे बरगला कर आए बच्चों को जानकारी नहीं होगी। आप जो जैन जी बैठे हैं इन कुर्सियों के ऊपर, आपको भी शायद जानकारी नहीं रही होगी। हमारे देश में केवल 723, इतना बड़ा देश, और यूनिवर्सिटी कितनी थी? केवल 723। लेकिन मोदी जी ने पिछले 12 साल में यूनिवर्सिटी बढ़ाकर हमारे देश में 1,333 यूनिवर्सिटी करने का काम किया। केवल हमारे देश के अंदर केवल इसी 12 साल में 615 नए विश्वविद्यालय बनाने का काम मोदी जी ने किया। भाइयों बच्चों, तो ये किसके काम आने वाला काम है? भाइयों बहनों, अगर मैं मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो हमारे देश के अंदर केवल 387 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 820 मेडिकल कॉलेज हो गए। हमारे एमबीबीएस की जो सीटें, जो मैंने जैसे पहले कहा था 1,36,051 से बढ़ाकर कर दी गई हैं। ये जो काम आज पिछले 12 साल में हुआ है, ये 10 साल में 2014 से लेकर 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी उनके बजट, उनके लाए हुए बिलों को उसको मंच से फाड़ दिया करते थे, अपनी दादागिरी दिखाया करते थे। केवल सोने की चम्मच लेकर एक खानदान के लोग ये समझते थे देश हमारी बपौती है, हम इस देश के ऊपर शासन कर सकते हैं, ये मानसिकता थी। लेकिन जब नौजवान बड़ा हो जाएगा और नौजवान 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देगा, डिग्री लेने के लिए नहीं जा पाएगा, तो उनको रोजगार क्या मिले? तो कौशल विकास योजना का प्रारंभ देश के प्रधानमंत्री ने जब किया तो उसका पहला मंत्री कौशल विकास मंत्री बनाया तो धर्मेंद्र प्रधान को बनाया, और 1,60,00,000 लोगों ने अपनी कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग लेने के बाद, अपना उन्होंने प्रशिक्षण लेने के बाद अपना निजी काम प्रारंभ कर दिया। आज हमारे देश में 50,000 शिशु और किशोर 5 लाख से ज्यादा और तरुण 10 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मुद्रा बैंक लोन लेकर, मुद्रा के बैंक लोन जो दिया जाता है, ऐसे 57 करोड़ 79 लाख लोगों को लोन, 57,79,000 लोगों को, करोड़ लोगों को लोन देकर उनको काम कराने का काम किया है। स्टार्टअप इंडिया में 2016 में आई 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी, 2,30,000 स्टार्टअप को पिछले 5 वर्ष में रिकॉग्नाइजेशन देने का काम किया है, जिसमें 2017 से 23 लाख से अधिक डायरेक्ट इंडायरेक्ट जॉब क्रिएट हुई है। जो 23 लाख बच्चों को नई जॉब देने का, जिसमें मोदी जी के माध्यम से काम हुआ। भाइयों बहनों, स्टैंड अप इंडिया इसी प्रकार से, मैं ज्यादा लंबा ना करते हुए, भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। ये अमृत पीढ़ी के रूप में आप लोग बैठे हो, जो भारत को अमृत भारत के रूप में 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जा रहे हो। वहां पर अमृत पीढ़ी विकसित भारत 2047 की आधारशिला रखने वाली है, इसलिए युवाओं को भटकाने का काम किया जा रहा है। 12 लाख तक की इनकम टैक्स की छूट देने के बाद मोदी जी ने मध्यम वर्ग परिवार के लोगों को छूट दी कि अपने बच्चों को वो टैक्स कम भरें चाहे, लेकिन अपने बच्चों को एजुकेशन दे। नेप के भी 2020 में रोजगार एवं कौशल विकास, कौशल के साथ में नेप को जोड़ा गया, स्किल डेवलपमेंट के नाम से, चाहे वो A1 हो, चाहे ड्रोन की टेक्नोलॉजी हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, चाहे डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग हो। आज दुनिया में भारत इन सभी कामों में सबसे अग्रणी के रूप में 12 साल में अपनी जगह बनाई है, इसलिए इन लोगों को भाइयों दर्द हो रहा है। मैं अब ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि हमने सुनना है अपने मंत्री जी को, वो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं, तो हमारा जो भी बच्चा आज जो जैन जी के रूप में हो और चाहे अल्फा के रूप में भी यहाँ पर बच्चे जो 15-12 साल के बच्चे हैं, मंत्री जी वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। जब वो आ रही थी छोटी छोटी बच्चियां बच्चे, तो अल्फा के रूप में मैं उनको भी देख रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर आप सब लोग आज आए हैं, तो क्यों आए हैं, क्यों आए बताओ जरा, क्यों आए बताओ, क्यों आए? अरे बोलो भाई, क्यों आए हैं? मोदी जी के लिए आए ना?
बोल तो रहे नहीं हो, मैंने पहले पूछा तो बोल दिया। तो क्यों आए हम लोग? क्यों आए हम लोग? ये मोदी जी के लिए आए हैं। तो ये जानकारी इन सब बच्चों को है, लेकिन देश की आबादी इतनी है कि बरगलाकर बेकाकर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, इसलिए धूप ज्यादा है, बच्चे इधर उधर चलने भी शुरू हो गए हैं। मंत्री जी कहेंगे मैं आया तो बच्चे, क्योंकि यहां पर जो 4 बजे 3:30 बजे आ गए थे, वो बच्चे धूप में पसीने में तरतर हो गए। इसके लिए हम सब लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए दिल्ली सरकार इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए काम करेगी। हम सब आपके कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाएंगे। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में जो बच्चे आए हैं, आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए विशेष रूप से मैं अपने माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री आशीष जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनसे परसों जब बात हुई थी तो उन्होंने शहर यहां पर आने का हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वो आए कि मेरा 5 बजे कार्यक्रम है, लेकिन मैं पहले आ जाऊंगा। वो आए, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका पुनः एक बार हम अभिनंदन करें। मैं आयुष राणा जी का, अपने सभी वार्ड प्रमुख जिनके मैंने पहले नाम लिए हैं, इन लोगों का, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। कार्यक्रम के आयोजक और जिनको अभी आपने सुना, जिन्होंने वर्तमान परिस्थिति पर अपनी बात आपके सामने रखी, ऐसे दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद मेरे मित्र भाई रमेश बिधूड़ी जी, युवा मोर्चा जिसने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, युवाओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी की बात पहुंचाने वाला ऐसा मोर्चा, उसके अध्यक्ष आयुष राणा जी और मंच पर उपस्थित अनेक महानुभाव, मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई देता हूं। और विशेषकर सामने धूप में बैठे मेरे नौजवान बेटे बेटियों, युवा भाइयों और बहनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने भारतीय जनता युवा मोर्चा के और रमेश बिधूड़ी जी के इस निमंत्रण को स्वीकार किया और आज यहां धूप में बैठकर, यहां अच्छी खासी धूप और ह्यूमिडिटी में बैठकर आप लोग देश की वर्तमान परिस्थिति में जो घटनाक्रम हो रहा है, हम उस पर चर्चा करने के लिए यहां हैं। इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है कि देश में और विश्व में जब जब भी कभी परिवर्तन हुए हैं तो उसके वाहक छात्र ही हुए हैं। देश में आजादी की लड़ाई हो, इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई हो और 1989 के आसपास भ्रष्टाचार के खिलाफ, बोफोर्स के खिलाफ लड़ाई हो, ऐसे सब, और 2012-13 में जब नरेंद्र मोदी जी ने देश में अलग अलग जगह पर भ्रष्टाचार उठाकर आपका समर्थन मांगा, तो इन सब समर्थनों के लिए, इसकी सफलता के पीछे युवा ही रहे हैं, युवाओं का ही हाथ रहा है। मेरे प्यारे युवा साथियों, युवाओं के प्रयास से ही हमेशा समाज में बदलाव आया है, मगर युवाओं के हर प्रयास और हर आंदोलन से समाज में और सरकारों में बदलाव नहीं आया है। 1975 में नवनिर्माण आंदोलन के रूप में गुजरात में एक आंदोलन चला। मात्र 20 से 25 दिन के बीच में
गुजरात की चिमन भाई पटेल की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और जयप्रकाश नारायण जी का पदार्पण हुआ। उस आंदोलन को सफलता क्यों मिली? क्योंकि उसके पीछे युवाओं की शक्ति समाज में बदलाव लाने के लिए काम कर रही थी। जयप्रकाश नारायण जी कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए उस आंदोलन के साथ नहीं थे। उस आंदोलन का एक वैचारिक धरातल था, उस आंदोलन का एक वैचारिक प्रभाव था। इसलिए उस विचार के लिए युवाओं ने लड़ाई लड़ी, जेल गए, डंडे खाए, मीसा में हाथ से नाखून खींचे गए, मगर एक विचार के लिए लोग लड़ते रहे, हिंसा किए बिना लड़ते रहे। तब जाकर गुजरात की सरकार के बाद केंद्र में इमरजेंसी लगाने वाली तानाशाह सरकार का भी उसको भी देश से जाना पड़ा, क्योंकि एक आदर्श था, सत्ता का लालच नहीं था। दुर्भाग्य यह है, आज जब मैं आप युवा साथियों से बात कर रहा हूं तो मैं ये अच्छी तरह जानता हूं, युवा तासीर से, युवा अपनी भावना से, युवा अपने मन से एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता है। अलग अलग तरह के आंदोलनों में आंदोलित होता है, अलग अलग मुद्दों से, और बदलाव की चाह में काम करता है। मगर मेरी चिंता का विषय यह है कि इस देश में, इस समाज में आने वाले समय में बदलाव के लिए काम करने की चाह धीरे धीरे कम हो जाएगी। पहले कुछ लोगों ने अपने दुष्कृत्यों को छुपाने के लिए अन्ना हजारे जैसे देवता तुल्य पुरुष को आगे बिठाया, फिर अभी हाल ही में सोनम वांगचुक जी का इस्तेमाल करके एक आंदोलन को लिजिटिमेसी देने का काम और प्रयास किया गया। पर्पस था अपनी राजनीति की इच्छा पूर्ति करने के लिए, पर्पस था अपनी राजनीति की रोटी सेकने का। ऐसे हालात में युवाओं का आंदोलन से परिवर्तन आएगा, ऐसा विश्वास हट जाएगा। समाज के लोगों का कि आंदोलन करेंगे, गलत चीज को बदल सकते हैं, उस पे से विश्वास हट जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों के लिए से सावधान रहने की आवश्यकता है हमारे युवाओं को। एक और सोनम वांगचुक जी को बिठाया गया अहिंसक आंदोलन के रूप में भूख हड़ताल पे, साथ में उन निरीह युवक जो एंजाइटी को, पेन को झेल नहीं पाए, परीक्षा में परेशानी के कारण जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके चित्र लगाए गए। मेरे युवा साथियों, सोचने की बात है, ऐसा कोई भी नेतृत्व किसी आंदोलन से क्या अच्छा निकाल सकता है जो मृतकों की फोटो लगाकर आंदोलन तो शुरू करता है, मगर अपनी राजनीति इच्छा पूर्ति होते देखकर वो फोटो को वहीं बोट क्लब पे, जंतर मंतर पर फेंक कर चला जाता है 5 स्टार होटलों में पार्टी करने के लिए। और गाने चलते हैं, हम सब ने सोशल मीडिया पे देखे, पार्टी अभी बाकी है, पार्टी अभी बाकी है। जिन युवकों की फोटो लगाकर आपके मेरे घर के बच्चों के इमोशंस को भड़काया गया, उनके चित्र को छोड़ दिया, फेंक दिया पैरों में रौंदने के लिए, ऐसी संवेदनहीन नेतृत्व से किसी परिवर्तन की बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। बहनों और भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, सरकारों में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, मगर जहां सरकार में जवाबदेही होनी चाहिए, वहां आंदोलन करने वालों में भी जवाबदेही होनी चाहिए। क्या अकाउंटेबिलिटी, क्या जवाबदेही इस्तीफे के साथ खत्म हो सकती है?
या क्या आ जाती है? हमने उदाहरण देखे हैं इस देश में। हमने उदाहरण देखा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1952 में 1956 में महबूबनगर में हुई रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफे की पेशकश की। उसके 3 महीने बाद फिर एक रेल दुर्घटना होने के बाद उन्होंने फिर इस्तीफे की पेशकश की और सेंट्रल कैबिनेट से नैतिकता के आधार पर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। मगर सवाल यह है कि क्या इस जवाबदेही से, इस प्रकार के इस जवाबदेही को स्वीकार कर लेने से, क्या उनके बाद 1956 से अभी कुछ साल पहले तक रेल हादसे कम हो गए? यह उनका बड़प्पन था। उन्होंने बड़ा नैतिक मूल्य पकड़ा और अपना इस्तीफा दिया। मगर मैं आप नौजवान साथियों को आज के उदाहरण से समझाना चाहता हूं अकाउंटेबिलिटी क्या है और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही किस तरीके से निभाई जानी चाहिए। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नीट की परीक्षा 3 मई 2026 को कंडक्ट की गई। 7 मई 2026 को ऐसा पता चला कुछ जगह पर पेपर लीक होने की बातें सुनने में आई हैं। 8 मई को सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जवाबदेही लेते हुए तुरंत जांच एजेंसियों को इसकी जांच करने के लिए बता दिया। 11 मई को जांच एजेंसियों ने पाया हां कहीं गड़बड़ हुई है और 12 मई को नीट की वो परीक्षा एनटीए ने ऑफिशियली कैंसिल करके रिकंडक्ट करने की निर्णय किया। 12 मई को सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए और 15 मई को यह घोषणा कर दी गई कि नीट का एग्जाम 21 जून 2026 को दोबारा किया जाएगा। 15 मई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान जी ने सार्वजनिक रूप से इसकी जिम्मेदारी स्वीकार की, नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर स्वीकार की। और 21 जून 2026 को नीट एग्जाम री एग्जाम कंडक्ट हुआ पूरी सेफ्टी के साथ। 12 मई को कैंसिल हुआ, 21 जून को कंडक्ट हुआ और 16 जुलाई को री एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए और आज वो सब बच्चे अपनी एडमिशन ले रहे हैं, आगे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, मेरे नौजवान साथियों, ये होता है जिम्मेदारी स्वीकार करना, जवाबदेही का। कोई गलती हुई है तो उसको सुधार करके उसको बदलाव करने का। सरकार यहीं नहीं रुकी। सरकार ने कहा 27 जुलाई को पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट 2026 लागू कर दिया। 28 जुलाई को लोकसभा में घोषणा की कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगी एग्जाम फ्रॉड के खिलाफ। 29 जुलाई को यह बिल लोकसभा में पास हो गया। 30 जुलाई को राज्यसभा में पास हो गया और 31 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साइन कराकर ये कानून बन गया कि अब कोई भी अगर इस प्रकार की घटिया हरकत करता देखा जाएगा तो उसको सजा मिलेगी, भयंकर सजा मिलेगी। जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी ये होती है, इस्तीफा देने के बाद अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। अकाउंटेबिलिटी होती है जब हम उस सिस्टम के अंदर परिवर्तन लाकर देश की जनता और नौजवानों के जीवन में परिवर्तन ला पाते हैं। आप ही के सामने का एक और एग्जाम्पल देता हूं। शास्त्री जी के रेजिग्नेशन के बाद ट्रेन एक्सीडेंट बंद नहीं हुए। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी,
एकमेव